हेलो गाइस, मैं हूं ईश्वर तिवारी। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अभी हाल ही में स्वीडन की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी उन पर एक गाज गिरी है, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले ये प्रधानमंत्री थी और कुछ ही घंटों बाद इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्या है इस सब के पीछे का रीजन, जानेंगे सभी इसी वीडियो में। मैं तो सोचता था इंडिया में सारे दुष्ट भरे पड़े हैं जो सत्ता की लालसा रखते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि सत्ता के लालची पूरी दुनिया में है, जिसका शिकार ये 55 साल की माता जी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि स्वीडन है कहां पर। भारत से जब आप वेस्ट की ओर जाएंगे तो ये आपके सामने जो पूरा पार्ट है ये है यूरोपियन कंट्री का, और ये जो इसके ऊपर नॉर्थ में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो ये सर्कल बना हुआ है इसको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज, जहाँ पर अभी एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि किसी नॉर्डिक कंट्री की जो महिला थी वो प्रधानमंत्री बनी। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसको सभी कंट्रीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और राइट टू वुमेन इन पॉलिटिक्स को लेकर इक्वलिटी सभी कंट्री में लानी चाहिए। अगर हम पास से देखेंगे तो ये नॉर्डिक कंट्री में जो इसके पड़ोसी देश है यहाँ पर आ जाता है आपका स्वीडन, और इसके बगल का पड़ोसी देश है फिनलैंड, ये है नॉर्वे, नीचे है डेनमार्क। ये एक ऐतिहासिक कंट्रीज हैं जिनका आपको कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल मूवमेंट रही है पूरे वर्ल्ड पर। स्वीडन की जो ये पहली माता जी थी ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और इनका पूरा नाम था मेडालेना एंडरसन। इनको पद संभालने के कुछ ही घंटों बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके पीछे की जो मुख्य वजह है उसमें बताया गया है कि संसद में बजट प्रस्ताव पर एंडरसन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनकी जो पार्टी थी वो दो पार्टियों से मिलकर बनी थी। इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था सोशल डेमोक्रेट, और ग्रीन पार्टी के बीच में एक कोलिशन हुआ था जिससे इनकी सरकार अस्तित्व में आई थी और ये बनी थी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। लेकिन बजट प्रस्ताव के दौरान ही इनकी जो पार्टी थी उसका कोलिशन टूट गया। मतलब ग्रीन पार्टी ने सोशल डेमोक्रेट पार्टी से खुद को अलग कर लिया, मतलब अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद इनकी जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई। इसलिए संसद से बजट प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और इनको अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रेसिडेंट को इस्तीफा सौंपना पड़ा। वैसे ये जो प्रोसेस है ये सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में अपनाया जाता है और स्वीडन भी उन्हीं में से एक है। अपने पद को छोड़ने के बाद इन्होंने पत्रकारों से जब बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी प्राइम मिनिस्टर के पद पर एक सिंगल पार्टी के रूप में कार्य करती रहूंगी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन भी करती रहूंगी। स्वीडन की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है रिक्सडैग। इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 349, और स्वीडन में पार्टी बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 175 वोट मिनिमम चाहिए ही चाहिए। जब इनका कोलिशन हुआ था तो इनकी जो स्ट्रेंथ थी, एंडरसन की पार्टी की जो स्ट्रेंथ थी वो 179 तक पहुंच गई थी। उनको स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन ग्रीन पार्टी के क्विट करते ही इनका जो बहुमत था वो अल्पमत में आ गया। तो इसी कारण इनकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और इस फर्स्ट लेडी ऑफ प्राइम मिनिस्टर को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो एनुअल बजट पारित होता है और जिसको वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत करते हैं उसको आर्टिकल 112 के तहत रखते हैं। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 112 के तहत फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बजट को संसद में प्रस्तुत करते हैं और उसे पारित करवाते हैं। इन केस अगर ये बजट संसद से पारित नहीं हो पाता तो जितनी भी यूनियन कैबिनेट है उसको प्राइम मिनिस्टर के साथ, या कहे तो प्राइम मिनिस्टर को पूरी यूनियन कैबिनेट के साथ प्रेसिडेंट को इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये एनुअल बजट अलग चीज है और ये मनी बिल अलग चीज है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूनियन बजट अगर संसद से पास ना हो तो एंटायर कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन व्हाट अबाउट मनी बिल? मनी बिल के बारे में क्या? देखिए, एनुअल बजट और मनी बिल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर मनी बिल लोकसभा से पारित नहीं होता तो ये लीड करेगा लोकसभा के डिसोल्यूशन को। मतलब इस केस में लोकसभा भंग हो सकती है। इस केस में सरकार को डायरेक्ट इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गवर्नमेंट को जो रूल कर रही है उसको लोकसभा से कॉन्फिडेंस मोशन विद मेजोरिटी के साथ पास करवाना होता है। ये केस मैं तब बता रहा हूँ जब मनी बिल को लोकसभा रिजेक्ट कर दे तो पूरी जितनी भी एंटायर कैबिनेट है उसको कॉन्फिडेंस मोशन पारित करवाना पड़ेगा लोकसभा से। अगर कॉन्फिडेंस मोशन भी सरकार हासिल नहीं कर पाती तो उस केस में भी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये जो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको केवल और केवल लोकसभा से ही पास करवाना जरूरी होता है।
लेकिन ज्यादातर केस में देखने को मिलता है कि जितने भी मनी बिल होते हैं उनको लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा इसे पास कर देती है और इसके बाद इसको रिकमेंड किया जाता है राज्यसभा से पारित करवाने के लिए। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है और राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है कि इसमें वो कोई अमेंडमेंट मतलब कोई संशोधन कर सके। अगर राज्यसभा इसमें चाहती है कि मनी बिल में संशोधन हो तो ये डिसाइड करना केवल लोकसभा का काम है कि वो इस संशोधन को माने या ना माने। अगर वो मानती है तो बिल जो है दोनों सदनों से पास हुआ माना जाता है और अगर वो नहीं मानती तो लोकसभा के बाद इसको सीधा प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए भेज दिया जाता है। अगर राज्यसभा इस बिल को अमेंडमेंट नहीं करती और केवल रोक के रखती है मतलब इस पर कोई अपनी राय अभिव्यक्त नहीं करती तो मैक्सिमम टाइम टू 14 डेज मतलब 14 दिन के लिए राज्यसभा इसको अपने पास रोक कर रख सकती है फॉर कंसिडरेशन, लेकिन वो इसको स्थगित नहीं कर सकती। तो इसके बाद मनी बिल को प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो आई होप आपके सारे आंसर क्लियर हो गए होंगे। स्वीडन की पहली फीमेल ने इस्तीफा क्यों दिया, यूनियन बजट क्या होता है और मनी बिल क्या होता है और इसको इंडिया के एस्पेक्ट में भी आपने कंसिडर कर लिया होगा। जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि किस देश ने सबसे पहले वुमेन को राइट टू वोट का अधिकार दिया था। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें और अगर आपको आंसर नहीं पता और जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। तो ये था हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।